वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और हम एनसीईआरटी सॉरी एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ने जा रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत का सीरीज में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने पढ़ लिया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग हमने पढ़ लिया। नीति आयोग के बाद जो है एनएचआरसी, जिसको शॉर्ट में इसको एनएचआरसी बोलते हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या है, एनएचआरसी के कार्य क्या होंगे, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये सब आज हम जानेंगे, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनते हैं और इसी पे हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आयोग की स्थापना कब होती है, इस्टेब्लिशमेंट की नीति। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सांविधिक, न कि संवैधानिक, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी किसी आर्टिकल में नहीं किया गया। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था मानव संरक्षण अधिनियम 1993। एक अधिनियम लाया गया था, एक बिल लाया गया था, कहने का मतलब मानव संरक्षण अधिनियम 1993 को 2006 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता, व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार। आयोग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिनके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार के स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना। कहने का मतलब है कि संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह भारतीय हो चाहे वह विदेशी हो, सभी प्रकार के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, जिसमें जीवन की स्वतंत्रता, समता, व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित बहुत सारे अधिकार। कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए सिर्फ नागरिकों के लिए होता है, लेकिन कुछ अधिकार यूनिवर्सल, चाहे वह विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सभी के लिए होता है। तो आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है: उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकारों के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना। और साथ ही साथ आयोग की संरचना की अगर हम बात करें तो आयोग के उद्देश्य का क्यों गठन किया गया ये समझ आ गया। अब इसकी संरचना, स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोगों से। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अगर बात करें अभी डी वाई चंद्रचूड़ जी, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो मुख्य न्यायाधीश अगर वो सेवानिवृत्त होते हैं तो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। उसके सदस्यों में अध्यक्ष तो हो गया, इसका मेन होना ही चाहिए, मतलब एक सेवानिवृत्त है मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और उसके सदस्य में एक सदस्य कम से कम या तो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए, या फिर उच्चतम न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। 2 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी अथवा कार्य अनुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य। 1, 2 और इसमें 3 और 4 अन्य सदस्य। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति के द्वारा किया जा सकता है। अब वह 6 सदस्य कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, सभापति के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों के विपक्षी दल के नेता व गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सदस्य व अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा उनकी उम्र 70 जो भी पहले हो वो हो सकता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष कहने का फिर मतलब आपको समझ लो कि अगर उसकी उम्र 62 साल है तो 62 साल है तो केवल वो जो है 62 साल है तो 5 साल तक करेगा। 62 5 67 साल तक। अगर 62 साल है तो 5 साल एक्स्ट्रा करके वो करीबन 67 ईयर तक उस समिति में, उस आयोग में रह सकता है, काम कर सकता है। लेकिन अगर वह 68 साल का है, 68 साल का है तो केवल 2 साल ही कार्य कर पाएगा। मतलब जो साल भी पहले आएगा 70 साल का होने तक वह जो है उस जॉब को कर सकता है। कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हटा सकता है। यदि वह दिवालिया हो गया हो, मतलब कर्ज अधिक हो गया हो, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार से सम्मिलित हो, यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय में ऐसी घोषणा करी, यदि न्यायालय द्वारा अपराध का दोषी व सजा प्राप्ता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को उसके दुराचरण या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकता है। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय के जांच के लिए सौंपेगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय ने इनके आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर कहने का मतलब उच्चतम न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति इनके सदस्यों और अध्यक्षों को उनके पद से हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उनके लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर उनकी नियुक्ति हो गई तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उपरोक्त सभी उपबंधों का उद्देश्य आयोग की कार्यशैली को स्वायत्तता, स्वाधीनता व निष्पक्षता प्रदान करना है। अब आयोग को बनाया क्यों गया है, इसके कार्य क्या होंगे? मानवाधिकारों के उल्लंघन जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिश करना, जेल में जाकर ये देखना कि किसी मानव पर अधिक क्रूरता पूर्वक तो व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार वह जाके किसी भी न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। और क्या कर सकता है, उसके कार्य क्या है?
मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा। अगर कोई विधि जो संवैधानिक कोई उपबंध बनाया गया है उसमें कोई किसी व्यक्ति के लिए क्या उपबंध किया गया है, कहीं उसके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, इस बारे में उसकी समीक्षा कर सकता है। प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना। मानवाधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना। लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को सराहना करना। ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो। आयोग की कार्य प्रणाली। आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है तथा वह करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा सभी चरित्र। ध्यान रखना कि इसको जो है फौजदारी न्यायालय का हक नहीं है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी प्रकार की जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच हेतु स्वयं का एक दल है। इसके अतिरिक्त केंद्र अथवा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक है। आयोग ऐसे मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। अगर किसी घटना को घटित हुए 1 साल से अधिक हो गया है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। आयोग जांच के दल। आयोग जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। यदि व्यक्ति पीड़ित को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है या दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। आयोग की भूमिका क्या है, यहाँ पर उक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि आयोग का कार्य वस्तुतः सिर्फ यह सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है और दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता आर्थिक सहायता दे सकता है। वह किसी भी दोषी को दंड नहीं दे सकता, ना ही उसको आर्थिक सहायता दे सकता। आयोग की सिफारिशों संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है, परंतु वह उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे आयोग 1 महीने के भीतर सूचना करना होता है। इस संदर्भ में आयोग एक भूतपूर्व सदस्य ने यह पाया कि सरकार आयोग की सिफारिश को पूर्णतः नहीं नकारती है। आयोग की भूमिका सिफारिशें व सलाहकारी हो सकती है, तथापि सरकार आयोग द्वारा दिए गए मामलों पर विचार करती है। इस प्रकार यह कहना व्यर्थ है कि आयोग शक्ति विहीन है। आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करती है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को नकार नहीं सकता। प्रयोग करता है, अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करता है, नकार नहीं सकता। कोई भी सरकार सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किए गए मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका शक्तियां एवं न्यायिकता सीमित होती है। अगर कोई जो सशस्त्र बल जैसे अपस्पा में किसी सिपाही के द्वारा
अगर किसी व्यक्ति पर बिना पूछे मतलब उसको या तो नजर बंद कर लिया जाए या तो फिर उसको गोली मार दिया जाए, तो उसका मामले में जो है आयोग की भूमिका क्या होगा, उसकी न्यायिक शक्तियां व न्यायिकता सीमित होगी। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकते हैं। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर कोई कार्यवाही के बारे में बताना होगा। आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। इसके साथ ही विवरण भी दिया जाता है। आयोग का कार्य निष्पादन क्या होगा? आयोग का परफॉर्मेंस, आयोग के मानवाधिकार संबंधी अनेक विषय हाथ में, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, रांची, आगरा, ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन, आगरा स्थित सुरक्षा गृह महिला का संचालन, भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दे, बाल अधिकार रोक अधिनियम 1929 और बाल अधिकार का अभिसमय से संबंधित प्रोटोकॉल, सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों को रोजगार देने में जाने से रोकना, सेवा नियमावली में संशोधन, बाल श्रम की समाप्ति, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार, लैंगिक संवेदीकरण एवं न्यायपालिका के लिए नियम पुस्तक। तो यौन यौन पर्यटन, अवैध व्यापार के रोक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम, मातृत्व रक्त अल्पता तथा मानवाधिकार वृंदावन, परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास, कार्यालयों पर महिलाओं उत्पीड़न को रोकना, रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों को उत्पीड़न, इन सारे जो एक्शन लिए गए हैं, इन आयोग के द्वारा लिए गए हैं, इनके लिए एक्शन के लिए सरकार को सिफारिशें की गई हैं। और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 लाया गया, 2006 पारित किया गया। मानव संरक्षण अधिनियम 93 में जो प्रमुख संशोधन किए गए वे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या घटाकर 5 से 3 की गई, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता एवं शर्तों का परिवर्तन, मानवाधिकार आयोग के साथ उपलब्ध अनुसंधान मशीनरी को मजबूत बनाना और आयोग को जांच के दौरान क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृहों में जाने का अधिकार है। गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करना। ये जो है जो अमेंडमेंट किया गया 1993 में, 1993 जो अधिनियम लाया गया था उसको 2006 में जो संशोधन किया गया, यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष इन दोनों आयोग के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस योग्य बताना कि वह अपने आप कोई शिकायतों को संबंधित राज्य मानवाधिकारों को संबोधित कर दे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का इतना समर्थ बनाना कि वे अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को तथा अध्यक्ष को संबोधित करे तथा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने त्याग पत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपे। यह स्पष्ट है। कहने का मतलब है कि अगर केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार है तो वह अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, अगर राज्य में है तो वह अपनी त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपेगा। स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन के लिए गठित चयन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बारे में। नेक्स्ट हम समझेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। आप आई होप कि आपको समझ आया होगा।